हेलो एवरीवन, हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में ऑब्जेक्ट की बात करी। ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं ये पढ़े थे हम लोग। आज और डिटेल्स हम लोग थोड़ा जानेंगे उसके बारे में। तो ऑब्जेक्ट हम डिफाइन किए थे पहले। कैसे ऑब्जेक्ट डिफाइन हुआ था? ऑब्जेक्ट वॉज डिफाइंड फॉर एन ऑप्टिकल सिस्टम। सिर्फ ये बात हुई थी कि सिर्फ किसी को ऑब्जेक्ट कह देने से नहीं होगा, या किसी सिस्टम कोई फिनोमेना हो रहा है उसमें ऑब्जेक्ट कौन है इसका भी कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब तभी है जब हम क्या करें, बताएं कि किस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात चल रही है। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन किए थे कि ऑब्जेक्ट फॉर एन ऑप्टिकल सिस्टम इज डिफाइंड एज the position where incident rays intersect or seems to intersect। ये बात हम लोग कर चुके हैं, उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो इस बात को समझाने के लिए आपको मैं रे डायग्राम बनाते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे कि देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ पे एक ऐसा कोई लेंस बना है, फिर यहाँ पर एक मिरर बना है, प्लेन मिरर बना है। हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो ऐसा क्यों बना रहे हैं, ये रेज हम कुछ बनाएंगे वैसा क्यों बन रहे हैं, इससे आपको भी मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट इमेज पे ध्यान देना है। रे डायग्राम कैसे बनेगा ये आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको खुद समझ में आएगा। या कि यहाँ से एक ऐसे रेज चली, ये इंसिडेंट रे यहाँ से चली, ये कोई पॉइंट ए था, फिर ये लोग इसे पार करके यहाँ मिल जाती हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ गई, ये भी यहाँ से ऐसे आगे बढ़ गई, और फिर मिरर से टकराने के बाद ये लोग फिर से इमेज बनाती हैं। ये टकराने के बाद इधर चली जाती है, टकराने के बाद ये कुछ ऐसे चली जाती है। ये ऐसा रे डायग्राम बना है। ऐसा रे डायग्राम क्यों बना है ये मत सोचें आप अभी। बना है तो ऑब्जेक्ट इमेज क्या है ये सोचना अभी आपको। इसका नाम बी लिख लेते हैं, इसका नाम सी लिख लेते हैं। ये एक ऑप्टिकल फिनोमेना हुआ है, कुछ लाइट गिरी है, लेंस से गिर के आगे जाके फिर मिरर पे गिरी, मिरर से लौट कैसे जा रही है। अब हमसे पूछा गया कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, बताइए इसमें इस फिनोमेना में ऑब्जेक्ट कौन है। तो इसका कोई मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट कौन है इसका कोई जवाब नहीं है ना। बिकॉज जब तक हम ये नहीं कहेंगे किस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, तब तक इसका कोई सेंस नहीं है। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट फॉर लेंस कहा कि कौन है, बताइए। तो ऑब्जेक्ट फॉर लेंस कौन है, तो हम देखेंगे कि लेंस पे इंसिडेंट रेट कौन है, ये दोनों हैं। ये दोनों रो एक दूसरे को यहाँ कट कर रही हैं, तो इस पे गिरने वाली रेज जहाँ कट करेंगे उस पोजीशन को हम लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसलिए लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन हुआ, ए। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, वो जो मिरर है ये प्लेन मिरर है, ये मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है और एक लेंस है, उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है। तो हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे इस पे रे कहाँ कौन गिर रही है। देखिए ये दोनों इंसिडेंट रे इस पे गिर रही है, तो ये एक दूसरे को जहाँ कट करेंगी वो ऑब्जेक्ट है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बी पे कट करी हैं, इसलिए मिरर के लिए बी एक ऑब्जेक्ट है। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गया बी। ऑब्जेक्ट फॉर मिरर इज बी। ठीक है, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। द पोजीशन वेयर इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट और सिम्स टू इंटरसेक्ट। अभी सिम्स टू इंटरसेक्ट क्या है ये भी देख लीजिए। हम इसी के पैरेलल एक और डायग्राम यहाँ बनाते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। इस मिरर को हम
पास ला दिए हैं, मिरर ये यहाँ लगा दिए। तो फिर इसमें से वैसे लाइट चली और अभी बीच में मिरर आ गया, तो मिरर से टकरा गई। इसके बाद वो आके यहाँ पर ऐसे कट कर गई। ऐसा कुछ हो गया। अगर ये आगे जाती तो यहाँ मिलती, इसका नाम B था, इसका नाम C है, यह नाम A है। अभी डायग्राम ऐसा हो गया। तो ये जो बनाए हम, ये डायग्राम नंबर 1 के लिए है, ये डायग्राम नंबर 2 की बात चल रही है। तो ये डायग्राम 1 में ये बात हुआ। अब डायग्राम 2 में आ जाइए, इसमें कि ऑब्जेक्ट फॉर लेंस कौन है। तो ऑब्जेक्ट फॉर लेंस ए दोनों रे यहाँ काटी, इसलिए अभी भी ऑब्जेक्ट फॉर लेंस ए ही है। फिर ऑब्जेक्ट फॉर मिरर कौन है, मिरर कौन है, तो इस पे कौन सी, इस पे रेज कौन, ये रेज कट आ रही है, इस पे इंसिडेंट रे यही है, एक दूसरे को वहाँ कट कर रही है बी पर, इसलिए मिरर के लिए अभी भी ऑब्जेक्ट कौन है, बी ही है। ये हुआ सिम्स टू इंटरसेक्ट। जो ये रेज आ रही हैं सच में यहाँ कट कर नहीं रही, वहाँ पहुँच ही नहीं सकती, रे तो टकरा कर वापस आ गई हैं, तो बी पे तो कुछ पहुँचा ही नहीं है। बट इससे मतलब नहीं, हम समझे, हम लोग जो ऑब्जेक्ट इमेज जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, वो एक डेफिनेशन है। द पोजिशन इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट। वेदर वहाँ पे लाइट सच में जा रही है नहीं जा, इससे मतलब हमको नहीं, हमको ये देखना कि जो हम इंसिडेंट रे कट कर रही है, अगर सच में कट करे तो अच्छी बात, नहीं भी कट कर रही है तो उसको एक्सटेंड करेंगे। और जहाँ कट कर सिम्स टू इंटरसेक्ट, लग रहा था कि अगर ये मिरर यहाँ ना होता तो यहाँ कट कर जाती, तो वही पोजीशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ जानने के लिए कि जब हम कहीं पर ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो ये दिल से हम अपना इच्छा हटा दें कि जहाँ हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं वहाँ पर सच में लाइट पहुँचती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, एक डेफिनेशन, ठीक है। अब वही अगर नहीं पहुँचेगा तो कुछ रियल कुछ वर्चुअल की बात होती, अभी हम लोग करते, बट पहला बात कि हाँ डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा कहिए। अब एक काम करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट से इमेज भी डिफाइन कर लेते हैं, अब फिर रियल वर्चुअल बात करते हैं। ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया, अब इमेज डिफाइन करते हैं। इमेज का डेफिनेशन लिखा जाए, इमेज फॉर एन ऑप्टिकल सिस्टम, जैसे ऑब्जेक्ट था यहाँ भी वैसे डिफाइन फॉर एन ऑप्टिकल सिस्टम, और इमेज फॉर एन ऑप्टिकल सिस्टम is defined as the position where reflected या refracted, रिफ्लेक्शन होता है जिस मीडियम से जाना वो मीडियम से लौट आना मिरर पर, और रिफ्लेक्शन मतलब मीडियम को पार कर जाना। where reflected or refracted rays intersect or seems to intersect। नोट कीजिए, इंसिडेंट रे जहाँ काटती है वहाँ पर ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड, मिरर से टकराने से रिफ्लेक्टेड और लेंस से टकराने से रिफ्रैक्टेड। तो लेंस से पार करने के बाद जहाँ काटेगी कौन रे, रिफ्रैक्टेड रे, मिरर से लौटने के बाद काटेगी रिफ्लेक्टेड रे, वो जहाँ काटेगी वही इमेज होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने लिख दिया। अब हम लोग इस डायग्राम में समझाते हैं कि डायग्राम नंबर 1 में इमेज फॉर लेंस कौन हुआ।
डायग्राम नंबर 1 में इमेज फॉर लेंस, लेंस के लिए इमेज, तो लेंस की ये रे हुई रिफ्रैक्टेड रे, कहाँ कट करी, बी पे, इसलिए बी हुआ। और इमेज फॉर मिरर, मिरर के लिए तो इससे रिफ्लेक्टेड, इससे रिफ्लेक्टेड ये रे लेंगे, ये कहाँ कट कर, देख रहे हैं आगे बढ़ाएंगे तो कभी कट नहीं करेगी, ये ऐसे एकदम फैलती चल डाइवर्ज होते चली जा रही है, तो ये कहाँ कट करेगी, सी पे, कट नहीं करेगी, लग रहा है ऐसा कट कर रही है, आगे तो ये तो कभी नहीं कट करेगी, तो कहीं ना कहीं एक्सटेंड करके कट कराना है। न कट करने वाली एक ही रे हो सकती है तो पैरेलल हो जाए, कहीं नहीं कट करेगी। बट कोई चीज़ डाइवर्ज कर रहा है चाहे कन्वर्ज कर रहा हो तो कट करेगा ही, तो आपको नहीं तो एक्सटेंड करके कट कराना है। तो ये यहाँ ये जा रहे थे, इसको आगे बढ़ाते तो यहाँ कट करता है, इसलिए मिरर के लिए सी पॉइंट इमेज हुआ, तो मिरर के लिए पॉइंट सी इमेज हुआ। इस तरह से डायग्राम 2 में इमेज फॉर लेंस कौन हुआ, इमेज फॉर लेंस कौन हुआ, तो ये रे कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ नहीं कट के तो लौट आई हैं, बट इससे मतलब हमको नहीं है, ये जहाँ कट कर जाती अगर हम बढ़ा दें तो कट जाएगा, तो वही इमेज हो गया, ये बात समझना है। इसीलिए कहा इंटरसेक्ट और सिम्स इंटरसेक्ट, लग रहा है भले न कट, बट लग रहा है कि अगर हम उसको वहाँ तक जाने देते तो कट कर जाता है, इसलिए ऐसा कहेंगे बी तक, इसलिए बी यहाँ पे हो गया। इमेज फॉर लेंस बी हो गया, और इमेज फॉर मिरर, इमेज फॉर मिरर कौन हुआ, अब इसकी रिफ्लेक्टेड ये है, एक रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ कट करे, सी पे, इसके लिए सी ए भी हो गया, ये डायग्राम 2 में हो गया। तो ये बहुत सिंपल हो गया। इमेज ऑब्जेक्ट के लिए क्या सोचना है, ऑब्जेक्ट के लिए सोचना है कि किसका, किसके लिए, तो पहले तो डिफाइन होगा कि किस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पहचान लीजिए, और फिर देखिए कि इंसिडेंट रे कहाँ कट कर रही है, वो ऑब्जेक्ट है, और रिफ्लेक्टेड जहाँ कट कर रही है वो इमेज है। अब आता है रियल और वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज कैसे डिफाइन होता है, तो डेफिनेशन तो अभी हम लोग लिख लेंगे, जो स्कूल एग्जाम में लिखना होता है वो तो लिख लेंगे, बट पहले हम समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, हम लोग डेफिनेशन से नहीं जाएंगे। रियल वर्चुअल अगर हम डेफिनेशन से लगे पढ़ने तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो स्कूल में अगर एग्जाम में लिखना है तो हम तो लिख देंगे वैसे, बट हम लोग डायग्राम देके बता देंगे कि रियल है कि वर्चुअल है। कैसे, देखिए रियल मतलब क्या, वास्तविक, सच में वही हो रहा है। तो रियल का मतलब ये हुआ कि जहाँ हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फला जगह ऑब्जेक्ट है, तो सच में वहाँ पे लाइट हो, और हम जहाँ ऑब्जेक्ट करके यहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ लाइट है नहीं, तो उसको इसी को वर्चुअल मतलब ऐसा है नहीं, हम झूठ मूठ का बता रहे हैं, वर्चुअल झूठा लग रहा हमको ऐसा है, तो ये इसी बेसिस पे नाम रखा गया है। तो अगर इस अंडरस्टैंडिंग से नाम रखा गया है तो क्यों ना हम उन चीज़ों को पहचानें और लिखें भी इसी अंडरस्टैंडिंग से करें। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम कह रहे हैं लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, तो लेंस का ऑब्जेक्ट कौन, ए हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, तो रियल की वर्चुअल। तो सर ऐसा सोचना है कि देखिए लाइट लेफ्ट से आ रही है और लेफ्ट में ही इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सच्ची बात है, यहाँ से अगर एक बल्ब जलता तो ऐसे ही तो लाइट जाता, सच्ची बात है। इसीलिए लेंस के लिए क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट हो गया, लेंस के लिए रियल ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। मिरर में देखिए, मिरर में क्या हो रहा है, लाइट, ये दो इंसिडेंट है, इसका जो ऑब्जेक्ट हो बी है, तो फिर कहीं कहाँ से लाइट आ रहा है, लेफ्ट से इस पर लाइट गिर रहा है और लेफ्ट में ही इस बी है, तो सच्ची बात है, अगर यहाँ पर लाइट सोर्स होता तो ऐसे लाइट जाता। इसलिए मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रियल हो गया, रियल ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे लेंस है, यहाँ भी ये भी लाइट, जिधर से लाइट आ रहा है उधर ही ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें देखिए, यहाँ समझ में आएगा आपको कि ये आपका मिरर हुआ, इंसिडेंट रे कट कर रही है कहाँ, बी, इसलिए ऑब्जेक्ट कौन हुआ, बी ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये
लाइट आ रहा है लेफ्ट से और इसका सोर्स उधर बी में मतलब रखा गया है, तो ऐसा कभी नहीं होता। लाइट लेफ्ट से आएगा तो लेफ्ट में ही इसका बनाने वाला होना चाहिए, इसीलिए लाइट लेफ्ट से आ रही है और ऑब्जेक्ट बी में कहा जा रहा है, ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको वर्चुअल बोलते हैं। इसलिए जैसे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो बस इतनी सी बात है, क्या कि जिधर से लाइट आए अगर तो उधर ही ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है तो रियल हुआ, दूसरे साइड है तो वर्चुअल हुआ। ये हुआ ऑब्जेक्ट की बात। और इमेज की बात क्या करिए, जिधर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड बनाती हैं, तो जिधर लाइट रिफ्लेक्ट होके जाए उधर ही अगर इमेज बन रहा है तो सच्ची बात है लाइट गई और इमेज बनाई। तो जिधर रिफ्लेक्टेड रे जा रही है उधर ही इमेज बन रहा है तो रियल, नहीं उल्टा बन रहा है तो वर्चुअल। बहुत सिंपल। तो इसको हम लोग ऐसे शॉर्टकट लिख लेते हैं, क्या इफ लिखा जाए रियल ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखा जाए, एक प्योर सिंपल लाइन लिखा जाए कि इफ ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द साइड from which light is incident, then the object is real. Else virtual। ठीक है, जिस दिशा से लाइट आ रही है उसी साइड जिस साइड से, साइड कैसे डिसाइड होगा, तो जब तक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिसाइड नहीं होगा साइड नहीं डिसाइड होगा, और बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तब पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिसाइड कीजिए, इंसिडेंट साइड किधर से लाइट आ रहा है उस साइड को देख लीजिए, उसी साइड में अगर ऑब्जेक्ट है तो रियल कहिए, उसका उल्टा दो ही साइड, एक मिरर एक लेंस का दो ही साइड होगा, तो अगर उस साइड में नहीं है तो उसको वर्चुअल कहेंगे। अब अगला लिखिए, इमेज के बारे में लिखा जाए कि इफ द इमेज लाइज ऑन द साइड in which refracted if the image lies in the side in which refracted rays क्या लिखे, if the image lies on the side in which refracted rays enter then the image is real। जिस साइड में रिफ्लेक्टेड जा रही हैं उसी साइड में जिस साइड में एंटर कर रही हैं उसी साइड में अगर इमेज है तो रियल, इमेज इज रियल, एल्स वर्चुअल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा जाए, फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में बात करते हैं। डायग्राम 1 बताया जाए कि इमेज फॉर लेंस कौन है और कैसा है, इमेज फॉर मिरर कौन है और कैसा है। नहीं, एक काम करते हैं, पूरा ही बात लिखते हैं। डायग्राम 1 में लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है, वो कैसा है। मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो कैसा है। समझे बात, यहाँ पे लिखा जाए उसका प्रॉपर्टी लिखा जाए, बिकॉज ऑब्जेक्ट इमेज तो लिख ही दिए थे। बताओ लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है कौन, ए है, ऑब्जेक्ट इज ए एंड कैसा है, रियल की वर्चुअल, रियल। क्यों बालक,
इधर से लाइट आया, उधर ही था, इसलिए रियल। लेंस के लिए इमेज कौन है? बी, तो इसका इमेज है बी। अब रियल के वर्चुअल, जिस साइड में लाइट गया है उधर ही इमेज बना है, इसलिए रियल, तो ये रियल इमेज बना। अब जो मिरर के लिए, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है उसमें? बी। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? बी। रियल की वर्चुअल रियल, और रियल मिरर के लिए इमेज कौन है? तो ये जहाँ कट करेगी, कहाँ कट करेगी? सी, इसका इमेज है सी। लेकिन रियल की वर्चुअल ये ना, देखो कैसे लाइट किधर गया? लेफ्ट में गया। मैंने कहा कि टकराने के बाद लाइट जिस साइड में जाए, जिस साइड में एंटर करे, उधर ही अगर इमेज है तो रियल, नहीं हो तो वर्चुअल। तो इधर लेफ्ट में गया है और उसका इमेज राइट में है, इसलिए ये हुआ वर्चुअल। ये हुआ वर्चुअल, ठीक है वाला। अब आ जाओ डायग्राम 2 में। डायग्राम 2 में यही सब बातें लिखना है। डायग्राम 2 के लिए यही सारी बातें बताओ, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। चलो डायग्राम 2 इसमें आ जाओ। तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ए, एंड ऑफ कोर्स इट इज रियल, क्योंकि जिधर से लाइट आ रहा उधर ही ऑब्जेक्ट है। इसके लिए इमेज कौन हुआ? बी। अब बताओ बी रियल है कि वर्चुअल? जो इमेज है लेंस के लिए इमेज तो बी हुआ, बताओ रियल है कि वर्चुअल? बालक ये होगा रियल। कुछ लोग वर्चुअल सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। क्यों? फिर ये हमने कहीं नहीं लिखाया कि वहाँ पर लाइट पहुँच जाना चाहिए, सब नहीं लिखवाया मैंने, इसीलिए सतर्कता से आपको लिखवाया गया। हमने सिर्फ साइड की बात करी। जिनको लगता है कि सर यहाँ इमेज लाइट नहीं पहुँचा तो रियल कैसे हुआ, तो लोग गलत सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ ना पहुँचना लेंस की कोई वजह से नहीं हुआ, ये बीच में एक आ गया है मिरर इसलिए हुआ है। तो यहाँ अगर आप सोचते कि लाइट नहीं पहुँचा तो इसका कुछ असर हुआ, तो फिर तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन लगे सोचने। हम तो आपको सिर्फ लेंस की वजह से मिरर की बात कर रहे हैं, इमेज की बात कर रहे हैं। तो अब इसको हटा के सोचिए, अगर यहाँ ना होता तो सच में लाइट यहाँ पहुँचती कि नहीं पहुँचती। इसलिए लेंस के लिए बी एक क्या है? इमेज है। और हमने साइड वाली बात बताई थी कि जिस साइड में लाइट जा रहा है उधर ही इमेज बन रहा है, इसलिए क्या? रियल। ये गलती नहीं करना है। ये 9th-10th में ऐसा पढ़ाया जाता कि जो रियल इमेज तभी कहेंगे जब उसको स्क्रीन पर ले पाएंगे, ऐसा कुछ। तो ठीक, वो गलत नहीं पढ़ाया जाता है, बट ये सिर्फ सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ कोई और रोक दिया, किसी को वजह से हो गई। अगर हम ये मिरर ना होता तो आज ये लाइट यहाँ पहुँचती भी और स्क्रीन पर भी ली जा सकती थी। थोड़ा सा 10th से आए हैं 12th में, तो कुछ तो नया चीज़ सीखेंगे, ये बात जानते रहेंगे, इसलिए रियल हुआ। अब आ जाइए मिरर के लिए। मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, लेफ्ट से लाइट राइट आया है, लेफ्ट से लाइट लेफ्ट से आ रहा है और ऑब्जेक्ट राइट में बताया जा रहा है। जिधर से लाइट आए उधर ही ऑब्जेक्ट है तो रियल, नहीं तो वर्चुअल। इसलिए इसका जो ऑब्जेक्ट है बी है और वो वर्चुअल है। अब इसके लिए इमेज, तो इमेज कहाँ गया? टकराने के बाद सी बना है, टकराने के बाद लाइट लेफ्ट में जा रही, इमेज लेफ्ट में बन रहा है, इसलिए सी इमेज हुआ और ये रियल हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ रियल और वर्चुअल का। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको, और ऐसा मुश्किल नहीं है समझने के लिए। यही ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रिजेक्ट कट करती हैं वो ऑब्जेक्ट बनाती हैं, रिफ्लेक्टेड कट करके इमेज बनाती हैं। जिस दिशा से लाइट आ रहा है उधर ही ऑब्जेक्ट है तो रियल, नहीं तो वर्चुअल। जिस दिशा में लाइट जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद उधर इमेज बन रहा है तो रियल, नहीं तो वर्चुअल। ठीक है, ओके। बट हमने कहा था कि ऐसे जो हम लिखे हैं स्कूल एग्जाम में ऐसे नहीं डेफिनेशन लिखते हैं, वो लोग डेफिनेशन जैसे लिखते हैं वो लोग भी हम लोग लिख लिया जाए, हम लोग लिख दिया जाए, लिखा जाए जैसे वो लोग कहते हैं, जैसे लिखा जाता है डेफिनेशन। बट डेफिनेशन लिखने के लिए समझ भी लेते हैं, बट ये जो हमने कहा ये तो सीधा क्वेश्चन में हमको पता रहेगा। हम लोग देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये न्यूमेरिकल से पता चल जाता है कि इमेज किस दिशा किस साइड बना है, ये न्यूमेरिकली पता चल जाता है।
और साइड से हम बता देंगे कि रियल है कि वर्चुअल है। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी लगाएंगे, बट लिखने के लिए लिखेंगे। लिखा जाए कि इफ द इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, इफ द इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, then the object is real. Incident rays are diverging, then the object is real. And if they are converging, then it is virtual. ठीक ही है डेफिनेशन, नहीं कैसे कह रहा है कि इफ द इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, फैल रही हैं, देन द ऑब्जेक्ट इज रियल। एंड इफ दे आर कन्वर्जिंग, देखो इंसिडेंट रे कन्वर्ज मतलब पास आना, डाइवर्ज मतलब दूर जाना। इफ द इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ठीक ही है। अगला अब इमेज के लिख लिया जाए। If reflected refracted rays are converging, if refracted rays are converging, then the image is real. Converging, then the image is real. And if they are diverging, then the image is virtual. Diverging, then the image is virtual. ठीक है, डिफिनेशन ठीक है ना। कैसे? if the refracted rays are converging, the image is real. And if they are diverging, it is virtual. सही है। converging real, diverging virtual। ठीक है, बट बालक मैंने समझे बात, मैंने क्यों कहा डेफिनेशन से हम नहीं जाएंगे, बिकॉज इवन इफ यू सॉल्व सम क्वेश्चन न्यूमेरिकली, नाउ वी नीड टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स एंड ऑल, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू जस्ट नो कि on which side we have an object or the image, we can always define it as real or virtual. So why should we draw ray diagrams, है ना? But for definition you have to write like this. Okay, so this is how we can identify the positions of objects and image, and accordingly their nature, real or virtual. Now we'll move. हम लोग बेसिक डेफिनेशन हम लोग ऑप्टिक्स का जान गए, जिसमें लाइट कब लाइट पार्टिकल है और रे है और वेव है, ये सब बात हुआ। फिर रे का क्या मतलब है, रे जो एरो बनाते हैं इसका क्या मतलब है, बीम का क्या मतलब है ना। और फिर पढ़े हम लोग कि ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है। तो जो बेसिक डेफिनेशंस थे वो हम लोग जान गए। अब हम लोग ऑप्टिकल फिनोमेनास पढ़ेंगे। तो पहले तो देखा जाए कि हम लोग को अब ये बेसिक डेफिनेशन हो गया, तो पूरे में हमको क्या क्या पढ़ना है ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो एक पार्ट पढ़ना है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जब पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्लेन सरफेस पर प्लेन मिरर, और कर्व सरफेस पर कर्व मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर। फिर पढ़ा जाएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में भी वैसे आएगा प्लेन में। पहले तो हर चीज़ का एक लॉ पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन का लॉ क्या होगा, रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कैसे फॉलो होगा। फिर प्लेन सरफेस पे पढ़ेंगे, प्लेन सरफेस में एक प्रिज्म भी आएगा। और फिर कर्व सरफेस पढ़ेंगे, और कर्व सरफेस में एक लेंस आएगा। तो ये क्रम रहेगा पूरा पढ़ाई का।
मैंने इसलिए लिखा कि आप इस क्रम में रहेगा तो फार्मूले भी इस क्रम में आपको याद होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में मेन फार्मूला लेस है। फार्मूला या तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना अननोन के और अननोन आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी क्रम में पढ़ाई होगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा? रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम ऑफ इंसिडेंस। जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस आ जाने को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन पढ़ना तो क्या पढ़ना है? लॉ क्या फॉलो करता है, प्लेन मिरर पर कैसे करेंगे, कर्व पे कैसे करेंगे। तो पहले हम लॉ पढ़ा जाए, तो पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दो लॉ है। जैसे कि ये प्लेन सरफेस हो गया वाला, और एक कर्व भी बना लेते हैं। प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस, दोनों के लिए सेम लॉ होगा। क्या होता है? एक इस पे नॉर्मल खींच लेते हैं, इस पे नॉर्मल खींच लिया। ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इस एंगल को हम लोग इंसिडेंस एंगल बोलेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। इस तरह के यहाँ से ये आई हुआ और ये आर हुआ, प्लेन और कर्व। तो पहला कहता है कि दिस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज द लॉ। लॉ मतलब वी डोंट नीड टू प्रूव इट, वी कैन ऑब्जर्व इट एक्सपेरिमेंटली। सो दिस इज ए लॉ, मतलब ऐसा ही होता है। इट डजंट रिक्वायर एनी प्रूफ बट इट विल बी एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। सो ये तो जानते हैं ऐसा होता है। आई इक्वल टू आर होता है। दूसरा लॉ होता है कि द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal lie in same plane। मतलब I इक्वल टू आर होगा। ये नॉर्मल है सर, नॉर्मल से इंसिडेंट में आई होगा या आर होगा। दोनों एंगल हमेशा बराबर होगा, चाहे कर्व सरफेस पे हो चाहे प्लेन सरफेस पे हो। और ये तीनों रे एक ही प्लेन में होगा। कहने का मतलब जैसे बोर्ड है तो ये लाइन इस बोर्ड में है, नॉर्मल इस बोर्ड, तो ये ऐसे ही होगा। ये भी तीनों लाइन इसी बोर्ड में होगा। ऐसा नहीं होगा ये आया और बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होगा। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे और नॉर्मल रहेंगे उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी रहेगी। सो इट्स वेरी बेसिक लॉज, और इससे हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे रिफ्लेक्शन का कोई क्वेश्चन किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा कुछ भी अगर हम पढ़ाते हैं दैट विल बी ट्रिक, शॉर्टकट मेथड्स, बट दिस इज द बेसिक लॉ, है ना। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। दोनों लॉ को यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई इक्वल टू आर, पहले हम लोग सिंपल आई इक्वल टू आर पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप लिखिए कि फाइंड द कोऑर्डिनेट of point P, find the coordinate of point P in following diagrams। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इन फॉलोइंग डायग्राम्स। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन हो गया आपका। ये एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है।
कहते स्फीयर अंदर से पॉलिश है, कहता है कि इस पे लाइट गिरती है, ऐसा वर्टिकल लाइट गिरी है, ऐसा वर्टिकल लाइट गिरी है और टकराने के बाद ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गई। तो ये जो पॉइंट P है इसका आपको कोऑर्डिनेट बताना है। कीजिए अपने से। हम कुछ और डायग्राम्स बनाते हैं, 3 डायग्राम बनाते हैं, आप एक एक करके करते जाइए। आप लोग एक डायग्राम बनाइए, तब आगे बढ़िए, क्वेश्चन करते चलिए। तीन डायग्राम बने हैं, एक सर्किल है, एक पैराबोला है और एक एलिप्स है। इससे मतलब आपको नहीं, आपको सिंपल I = R लगाना है और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है। इसमें हॉरिजॉन्टल आके वर्टिकल हो गया, ये भी वर्टिकल आके हॉरिजॉन्टल हो गया। इस पॉइंट, इसका इक्वेशन दिया हुआ है इस एलिप्स का, इसका भी क्वेश्चन दिया है y = x²। ये तो सर्किल है, इसलिए तीनों केसेस में पॉइंट P का आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कीजिए सब लोग। पॉज कीजिए, वीडियो सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं सारे दोस्त लोगों ने पॉज किया होगा और सॉल्व किया होगा। अब हमारे साथ अपना सॉल्यूशन मिलाइए। पहले इसमें आते हैं। देखिए, जो हमने कहा लॉ 1 जो कहा कि एंगल I = एंगल R होगा, तो कुछ और बातें अपने से ही समझ में आ जाना चाहिए आपको। ये नॉर्मल है, ये I है और ये R है। तो एक बात बताइए, अगर ये नॉर्मल से दोनों एंगल बराबर है तो क्या ये कहना हमेशा सही नहीं रहेगा कि नॉर्मल इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे? सही बात। किसी भी क्वेश्चन में जो नॉर्मल होता है वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है। एक बात। दूसरा बात कि अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ध्यान रहे ये एंगल भी आपस में बराबर होंगी, है ना? ये बात भी आप जानते रहे। ज्योमेट्री, चलिए तो करते हैं।
इस कॉन्सेप्ट का यूज करके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अब इनका हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं एंड दैट शुड बी नॉर्मल। अब जानते हैं स्फेयर है तो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। स्फेयर का नॉर्मल सेंटर से पास करेगा, और बाइसेक्टर होने की वजह से ये 45 दोनों हो जाएगा। 90 डिग्री का बाइसेक्टर 45 हो जाएगा, तो बस खत्म हो गया। ये 45 हो गया, नहीं ये भी 45 हो गया। अब ये r था तो एक कोऑर्डिनेट बताना है इस पॉइंट का, तो r cos 45, r sin 45। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज r/√2, r/√2। ठीक है, यहाँ आते हैं। अगेन लेट अस ड्रॉ द बाइसेक्टर। सो बाइसेक्टर इज नॉर्मल, bisector is normal, so this is 45, and if we draw normal to the normal, it will become tangent। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? नॉर्मल टेंजेंट नॉर्मल एक दूसरे के 90 डिग्री पे होता है, किसी का टेंजेंट उसका नॉर्मल राइट एंगल पे होता है ना। तो अगर ये नॉर्मल है तो इसका नॉर्मल लाइन खींचेंगे टेंजेंट हो जाएगा। तो ये जो लाइन हुई टेंजेंट हो गई इस पॉइंट पर, इस पैराबोला पर ये लाइन टेंजेंट हो गई, और ये एंगल हुआ 45 डिग्री, बिकॉज सभी 45 डिग्री ही है। इसका मतलब ये हुआ इस पैराबोला के इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 45 डिग्री है, स्लोप 45 डिग्री रैदर। और किसी कर्व में आपको सिखाया गया है बेसिक मैथमेटिक्स में कि स्लोप इज dy/dx। सो वही काम कर देंगे। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि dy/dx स्लोप कितना होगा सर? tan 45 डिग्री। dy/dx इज tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा? टेंजेंट का x एक्स एंगल। सो ये हो गया। अब dy/dx यहाँ से निकालते तो आ जाएगा 2x। सो 2x इज 1। कैसे? tan 45 dy/dx 2x and tan 45 is 1। सो यहाँ से x आ गया सर 1/2। तो x 1/2 हो गया तो y हो गया 1/4 and this is your answer। This is your answer। Similarly in the case of ellipse, फिर हम बाइसेक्टर खींचेंगे ऐसा। अगर हम लोग यहाँ बाइसेक्टर खींचते हैं ऐसा तो ये 45 होगा, ये नॉर्मल हुआ, और नॉर्मल के फिर नॉर्मल जो खींचेंगे वो टेंजेंट होगा, तो ये लाइन अपना टेंजेंट लाइन है। और स्लोप किसको कहा जाता है? एक्स एक्स एंगल, इस एंगल को स्लोप, इसको स्लोप कहा जाता है। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल विथ एक्स एक्सिस इज नोन एज स्लोप। ओके, so this is 45 degree, so this is also 45 degree, so this is also 45 degree। तो यहाँ पर जो हम लोग का स्लोप आएगा, स्लोप यहाँ पर कितना आएगा? tan थीटा। नहीं, tan थीटा, स्लोप इज tan थीटा, and we can write this is tan 180 minus 45। This theta is 180 minus 45, that is minus tan 45, that is -1। मतलब हमको इस एलिप्स पे उस पॉइंट का पता लगाना है जहाँ पर स्लोप -1 होगा। ओके, सो वी नीड टू फाइंड dy/dx। So let us differentiate this equation। So we'll get 2x plus 8y dy/dx is equal to 0। दैट इज कितना? dy/dx इक्वल बोले कितना? -x/4 आएगा क्या? देखिए उधर 2x गया, 2x/8y, x/4y, 4y और माइनस में, एंड दिस इज द स्लोप। सो दिस इज इक्वल टू -1। इट मीन्स x इज इक्वल टू 4y। मतलब x इक्वल टू जहाँ 4y होगा वहीं पे जाके
ऐसा हो पाएगा। सो नाउ नीड टू फाइंड x एंड y, सो लेट अस पुट x y, x वाले यहाँ पुट कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर मतलब 16y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज 20y स्क्वायर इक्वल टू 4, सो y इक्वल टू 1/√5। पॉजिटिव लेंगे बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है इसलिए। y is 1/√5, so once y is √5 then x is 4/√5 and this is the answer। ठीक है बालक, थोड़ा सा मैथ यूज किए तो इसलिए ऑप्टिक्स में ऐसे ही थोड़ा सा मिक्स करेगा मैथ को, और मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट सिंपल था कि i इक्वल टू क्या होगा, r होगा, है ना, और बाकी तो सिर्फ ऐसे सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, ओके। और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके तो इस पर एक और क्वेश्चन करिए, और एक पार्ट कीजिए आप लोग। एक और एग्जाम दे रहे हैं आपको हम। ऐसे ही डायग्राम चेंज कर दे रहा। आप एक बार ऐसा क्वेश्चन आप फिर से कर लीजिए, इस चीज़ को एक प्रैक्टिस हो जाए आपकी। हम डायग्राम बदल दे रहे कि इस बार आपको लक्ष्य दिया जा रहा है इस तरह का एलिप्स है, अभी क्वेश्चन आपका हो गया कि 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस ऐसा एक्स वाई वाई हुआ। सेम क्वेश्चन सेम तरीके से वही है, लाइट ऐसे आके ऐसे वर्टिकल हो रही है। इसको जल्दी से एक बार आप भी कर लीजिए इस तरह क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए इसको। पॉज कर लिया हूँ, कीजिए पॉज करके। चलिए मानते हैं सब लोग कर लिए होंगे, फिर से वैसे किया जाए, एक नॉर्मल खींचा जाए यहाँ पर ऐसा नॉर्मल, और फिर ये भी 45 डिग्री हो गया अगेन, फिर उसका टेंजेंट ऐसे आएगा, तो फिर वैसे 135 पे भी होना चाहिए। अभी जो बात हुआ है सिर्फ इक्वेशन बदल जाएंगे। तो यहाँ से dy by dx निकाला जाए। पहले हम जानते हैं इस बार कि dy by dx जो है -1 आना चाहिए, जैसा भी किया गया था tan 135 डिग्री। तो यहाँ से हो जाए कितना सर, 18x स्क्वायर प्लस 2y dy by dx इक्वल टू 0। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट के दोनों साइड को, स्क्वायर नहीं x हट गया, 18x प्लस 2y डिवाइड इक्वल 0। सो
डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस 18x अपॉन 2y दैट इज माइनस 9x बाई वाई। सही है, एंड दिस इज इक्वल टू -1 implies y इक्वल टू 9x, y इक्वल टू 9x। तो y को 9x पुट करते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा? तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो हो गया 10x स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x आ गया, इसलिए y हो गया 9/√10। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अब एक कर लिया ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। मान ली गलती की हमने, तो आगे बढ़ते हैं। एक नोट लिखेंगे, नोट लिखिए। तो लिखे कि whenever a light is incident, whenever a light is incident normally over a mirror, light is incident normally over a mirror, it retraces its path, it retraces its path, retraces its path, and if it is incident tangentially, and if it is incident tangentially to the mirror, it passes without any deviation, passes without any deviation। नोट का फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका, passes without any deviation। क्या मतलब अलग? आपको लिखवाया गया कि कोई मिरर है, जब भी अगर रे इस पर नॉर्मली गिरेगी ऐसा, तो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। सही है, बिकॉज आई 0 होगा तो आई 0 तो आर 0 होगा। बात बहुत सिंपल है, बट इसका यूज बहुत आगे होता है। जब भी कहीं मिरर हो, रिट्रेस जहाँ दिमाग में आया, तुरंत आपको सोचना है कि रे मिरर पे नॉर्मल गिरेगी, है ना। और जो ऐसे गिरेगी, ऐसे रे आएगी, वो सीधे चली जाएगी, बिकॉज आई 90 होगा तो आर भी 90 होगा, है कि नहीं। कैसे? एग्जाम्पल समझे बात, लिखा जाए एग्जाम्पल लिखिए तो जरा। इफ द इंसिडेंट रे on a mirror, incident ray on a mirror facing positive z axis, is represented by the vector ai plus bj minus ck, is represented by the vector ai plus bj minus ck, then write a vector along reflected ray, इंसिडेंट रे अगर ये है, रिफ्लेक्टेड रे लिखो। और द मिरर इज फेसिंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये मिरर हुआ और ये पॉजिटिव जेड हुआ, मतलब नॉर्मल जो है पॉजिटिव जेड है। तो जो जेड के लॉन्ग रे आएगी वो रिट्रेस कर जाएगी, और जो एक्स, अभी एक मिरर तो एक्स वाई हुआ, जो एक्स वाई के लॉन्ग आएगा उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, यानी जैसे आ रहा था वैसे चले जाएगा।
तो बोलो आंसर। ए आई बी जे, एक्स है, एक्स वाई है, ये जेड है। तो आई थिंक सिंपल आंसर इज, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें प्लस सी के माइनस सी के ऐसे आ रहा था, प्लस सी के, बस सिंपल बात, इसीलिए बात बताई गई। नॉर्मल है तो रिट्रेस करना है और टेंजेंट वाला में कोई चेंज नहीं होगा। तो इंसिडेंट ऐसे आई होगी, ऐसे गई होगी, तो आप इंसिडेंट रहे तो रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। नोट नंबर 2, लिखा जाए कि if we subtract a unit vector along incident ray, if we subtract a unit vector along incident ray from a unit vector along reflected ray, from a unit vector along reflected ray, then we get a vector along the normal. Then we get a vector along the normal. Obvious है, ये रे है और ये नॉर्मल है और ये रे है। कहता है इधर के वेक्टर, इस वेक्टर में से वेक्टर घटाए हैं तो वेक्टर इधर आ जाएगा, आएगा ही ना। क्यों? क्योंकि इसलिए यूनिट वेक्टर लिखे ताकि दोनों को मैग्नीट्यूड सेम ले, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इफ़ वी सबट्रैक्ट ए यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम दिस वेक्टर, इस वेक्टर में से वेक्टर घटाओ, तो बोला कि एरो उलट दो एक तरीका से, घटाने में तो एरो उलट दिए का, देन द रिजल्टेंट इज अलोंग द नॉर्मल। सही है ना, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लिया है तो नॉर्मल का डायरेक्शन आ जाएगा कि नहीं। तो ये भी बहुत ज़रूरी पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने में कि रिफ्लेक्टेड में से अगर इंसिडेंट घटाएंगे तो नॉर्मल के लॉन्ग कॉम्पोनेंट आ जाएगा। इससे क्या हो, इंसिडेंट एंगल निकालेगा, कुछ पूछेगा तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं 3D में। ऐसा सिंपल आएगा तो हो जाएगा, बट 3D में आएगा तो मुश्किल कर देता। तो उसके जगह ये दोनों बातें आपको 3D में क्वेश्चन करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पे रोकते हैं क्लास को। इसके आगे हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।